हर पूर्वांचल से चलने वाला बच्चा गर्भनाल में यूपीएससी लिखवा के निकलता है। तो वो जनता ने हमारे सच को अपने सच की तरह माना और नई वाली हिंदी को जगह दी। उसके बाद बहुत बवाल भी हुआ, सबसे पहले आत्मविश्वास लाना होगा कि इस समय का लेखन हमारे हाथ से होगा। जिसकी वजह से मेरी लाइफ पलटी। वो वीडियो ये था, इट्स ओके नॉट टू स्पीक इन इंग्लिश, एक टेडेक्स टॉक मैंने दिया था। जब साक्षात भैरव और शनि नहीं करवा पा रहे हैं आईएएस, तो मैंने वो रास्ता छोड़ दिया। फिर मैंने एक आईपीएस की हुई लड़की से शादी कर ली। उन 500 किताबों से यात्रा शुरू की। आज डार्क हॉर्स 1 मिलियन से ज्यादा सोल्ड है। मैं जोड़ता हूँ कांच बिखरे राहों में, आसमां रूठ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो संडे को सुबह सुबह इतनी जल्दी, हम लोग जिन शहरों से आ रहे हैं, हम लोग केवल मॉर्निंग शो ही देख पाते थे इतनी सुबह, जितनी जल्दी आप लोग यहाँ पे आ गए हैं। और हम लोग महबूब स्टूडियो में इतने साल से रह रहा हूँ। यहाँ पे नौशाद साहब बहुत साल पहले बाहर जब स्ट्रगल किया करते थे, उनको बार बार एंट्री से रोक दिया जाता था महबूब स्टूडियो के। जब पहली बार वो अंदर आए तो उनसे जब पूछा गया कि कितना टाइम लगा आपको आने में, तो उन्होंने कहा ये सड़क पार करने में 16 साल लग गए। 15 साल से आईएफपी हो रहा है और पहली बार हम लोग जब से देख रहे थे बाहर से, हम दोनों लोग यहाँ पे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप लोग हमारे लिए रुके हैं। और क्योंकि हम लोग के साथ होता क्या है कि नीलोत्पल सोनपुर के जो पशु मेला एक होता है, वहाँ पे भी उनको बोलना पड़ता है, और आप जैसे पढ़े लिखे समझदार बैंड्रा जैसी जगह पे भी आके बोलना पड़ता है। तो हम लोग में बड़ा प्रेशर रहता है कि कैसे ऐसा करें कुछ कि आपको सही भी लगे, हम लोग ये भी लगे कि आप हिंदी के नए लेखकों को सुन रहे हैं और कुछ लेके भी जाएँ, और कुछ बहुत कुछ हम लोग भी लेके जाएँ। तो बहुत ज़्यादा उसको डिले ना करते हुए इस बात पे मैं आता हूँ। देखिए, हिंदी में जो भी लिख रहा है, या आप में से जो कभी लिखना चाहता है, या फिल्म, टीवी और ओटीटी तो अब नए मीडियम है, या रेडियो जैसे है, लेकिन किताब लिखने में या जो गीत लिखने में, एक सवाल जो किसी भी हिंदी के लेखक से बहुत बार बार हर साल पूछा जाता है कि वो तो ठीक है आप लिखते हैं, लेकिन आप करते क्या हैं, है ना। तो हम दो लोग कम से कम हिंदी में ऐसे कुछ ऐसा जादू हुआ, कुछ ऐसी मेहनत भी शायद थोड़ी बहुत हो गई होगी कि गलती से दोनों लोग फ़िलहाल नौकरी नहीं कर रहे हैं। और आप लोगों को हम उसी जर्नी पे ले जाना चाहते हैं कि कैसे हिंदी की किताबें इस देश में, जहाँ अंग्रेज़ी के राइटर भी नहीं बेच पा रहे हैं, कैसे हम लोग साल भर में इतनी किताबें लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं कि किताबें अब पायरेट होके भी बिक रही हैं। ऐसा क्या जादू हुआ पिछले 7-8 साल में? हिंदी अगर कुछ है तो नई वाली हिंदी क्या है, अगर नई वाली हिंदी कुछ है तो पुरानी वाली हिंदी क्या है? तो इससे पहले मैं ज़्यादा ना करूं, मैं चाहता हूं कि नीलोत्पल फटाफट बोलना शुरू कर दें और फिर हम लोग बातचीत पे आते जाएंगे। और बाद में, चूँकि आप लोगों को शायद कुछ लोगों को ना पता हो, बहुत ही सुंदर गीत भी सुनाते हैं, तो हम एंड में उसको रखेंगे आपके सवाल जवाब से पहले। बहुत बहुत धन्यवाद डीपी भाई। देखिए, अभी आप लोग, अभी पूरा हॉल भरा हुआ था, तो मैं इनसे कह रहा था कि भाई हमें अभी बात करनी है। तो आप इस तरह से बैठिएगा जैसे आप लोग जब मेला घूमने कहीं जाएंगे, तो आप घूमते घूमते स्टॉल पे आपको कुछ मिल जाता है ऐसा जो आपको लगता है ठीक लग रहा है, इसको ले लेते हैं। आप ये सोच के नहीं आते होते हैं ना, कुछ ऐसा, कुछ भी ऐसा सामान मिल जाता है किसी स्टॉल पर जिसको आप खरीद लेते हैं घूमते फिरते। अभी आप लोग उसी तरह से हम लोग को सुनिएगा कि आप मेला घूम रहे थे और किसी स्टॉल पे आप फंसे हैं। अब हम लोग की जिम्मेदारी है कि जब आप यहाँ बैठे हैं तो हम हिंदी के लेखन की दुनिया की वो बातें आपके सामने लेके आए, जिससे ये जो मुंबई में बैठे हुए लोग हैं, आप लोग हैं, अगर आपकी कलम उठती है और चलती है तो ये किस तरह से आपके लिए आजीविका के रास्ते पर दौड़ना शुरू कर दे। मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान का हर लड़का और लड़की अपने सिरहाने मैट्रिक होने के बाद 10वीं के बाद एक डायरी रखने लगता है, जिसमें वो अपने अरमान, अपने सपने उतारता है, कवि के रूप में, उपन्यासकार के रूप में। और उसको 12th करने के बाद तक में आदमी, गांव वाला, पागल घोषित कर देता है कि यही करोगे, इसमें कोई करियर नहीं है। हम दो इसलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं कि हम आपको बता सकें कि हिंदी में लिखना कितना बड़ा करियर है। मैं मुंबई 2 साल 3 साल में 1-2 बार आता हूँ। मतलब मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूँ कि केवल फिल्मों के लिए लिखना भी करियर नहीं है। जब आप हिंदी की दुनिया में प्रेमचंद की बात करते हैं, जब आप बोलते हैं कि कोई रेणु था, जब आप बात करते हैं कि कोई काशीनाथ सिंह हैं, तो आप अपनी उम्र के लोगों के बीच में क्यों नहीं ये ढूंढ पाते हैं जो लोग हैं कि आखिर हिंदी का साहित्यकार, हिंदी का उपन्यासकार, लेखक कहाँ गया? क्या हिंदी में लिखना केवल उपन्यास से होकर फिल्मों तक लिखना है? हम 2 लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने उपन्यास से शुरुआत की। दीप प्रकाश दुबे आज फिल्म लिख रहे हैं।
और मैं फिल्मों की तरफ नहीं आया, मैं गांव में बैठ के लिख रहा हूं और लाखों किताबें पाठक तक पहुंच रही है। मतलब मेरे दिमाग में ये बात नहीं है कि अगर मेरी कलम फिल्म के लिए या ओटीटी के लिए नहीं चली तो क्या लेखक मर जाएगा, क्या लेखनी खत्म हो जाएगी। हम जिस भारत को ढूंढ रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने ला रहे हैं, वो हम छोटे शहरों में, पटना में बैठ के भी, रांची में बैठ के, इलाहाबाद में बैठ के, है ना, वो हम लखनऊ में बैठ के, वो हम अहमदाबाद में बैठ के भी कर सकते हैं। तो वो दुनिया लेखन के जरिए कैसे निकल के आए, हम लोग दोनों वही कोशिश कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि जो लिखने वाले कुछ अगर लोग होंगे या जिनको ये दिलचस्पी होगी कि क्या सचमुच लेखन कोई करियर है या ये केवल लिट फेस्ट का एक शो है, शो रील है कि हम एक लिटरेचर फेस्टिवल में आते हैं, 40 मिनट बोलते हैं और फिर दूसरे काम में लग जाते हैं। लेकिन संयोग से हम दोनों ऐसे राइटर हैं, यहाँ से जाएंगे फिर राइटिंग ही हमारा काम है। और यहाँ के आने से पहले भी हम लोग 10-12 पन्ना वो रिव्यू करके आ रहे हैं कि हमारे नेक्स्ट उपन्यास में क्या आना है और कैसे आना है। तो वहाँ से वो बात निकल के तो मुझे ये बताओ, मैं एक्चुअली सवाल जवाब, क्योंकि हम लोग नॉर्मली कोई मॉडरेटर रहता है तो हमें आसान रहता है कि हमें खुद की ना तारीफ करनी पड़ जाए, कोई और एक आदमी रहे जो कर दे। और एक जो हम लोग को ये भी आदत नहीं है कि इतना जब परिचय भी जैसे दिया गया जिस तरीके से कि वैसे हमारा दिया जाए। मुझे ये बताओ नीलोत्पल आप कि आप जैसे बहुत कम लोगों को शायद ये पता होगा यहाँ पे कि जो यूपीएससी जो एक चीज़ है, जो इस देश में जितने आईएएस पीसीएस सभी 12th फेल भी इस देश ने देख ली। 12th फेल की दुनिया पे, चूँकि आपका जो नॉवल आया था डार्क हॉर्स, वो दुनिया कैसे आपकी राइटिंग में आई और कैसे जो सबसे ऑथेंटिक वो दुनिया थी, जैसे यूपी बिहार नॉर्थ जो काऊ बेल्ट जिसको बोल देते हैं, उसका व्यक्ति जब जा रहा है वहाँ पे जो लड़का तैयारी करने गया था, और नीलोत्पल के साथ एक ऐसी घटना घटी कि एग्ज़ाम देने गए थे मध्य प्रदेश के पीसीएस का, और वहाँ पे वो सवाल में भी आया हुआ था कि फ़लानी किताब के लेखक कौन है। तो उस दिन से इन्होंने ये सोचा कि अभी ये जो सिस्टम है नौकरी तो मुझे नहीं दे पा रहा है, तो मैं क्या करूँ, इसमें छोड़ देता हूँ। तो वो मुझे बताओ कि वो कैसे शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ पे शायद बहुत लोग उस जर्नी पे होंगे, शायद पहली किताब या पहली कहानी, या चूँकि फिल्म भी अगर लिखना चाहते हैं, सीरीज़ भी, तो शुरू तो कहानी से ही होता है। तो वो कैसे आपके केस में घटा ताकि शायद किसी और के लिए वो खिड़की खुले? नहीं, बिल्कुल। मैं देखिए आईएएस की तैयारी कर रहा था और हर पूर्वांचल से चलने वाला बच्चा गर्भनाल में यूपीएससी लिखवा के निकलता है, ठेकुआ निमकी बांध के, मनोरमा ईयर बुक, इंडिया ईयर बुक। वो ट्रेन चलाने वाला लोको पायलट समझ जाता किस बोगी में आईएएस तैयारी करने वाला पटना से निकला है, इलाहाबाद से निकला है, दिल्ली की ओर जा रहा है। हम लोग कुछ भी करते ना करते हैं, हमारा स्टेशन होता है कि यूपीएससी पहले करने आए थे, अब यहाँ से कुछ करने निकलेंगे, क्योंकि वहाँ होना नहीं है, खास करके जो हिंदी मीडियम की स्थिति है। मुखर्जी नगर में एक मंदिर है, शनि मंदिर सर। शनि मंदिर में 10 साल पहले तक विद्यार्थी खूब जाते थे, छात्र खूब जाते थे और टीचर भी जाते थे और कहते थे कि हमारा आईएएस करवा दीजिए, और कोचिंग वाले बोलते थे हमारे स्टूडेंट का करवा दीजिए। आज शनि मंदिर में भीड़ नहीं रहती है मुखर्जी नगर में। शनि देव ने भी कह दिया है कि हमसे ठेकेदारी ले लो, हमसे चुनाव का टिकट ले लो, हमसे फिल्म में रोल ले लो, हम करवा देंगे। तुम हॉकी खेलते होगे फिर भी इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन करवा देंगे, मैं शनि देव हूं, मुझे हल्के में ना लेना। लेकिन बेटा यूपीएससी हमसे नहीं हो पा रहा है ना। तो वो छोड़ के मैं आया, मैं छोड़ के नहीं आया, शनि देव से नहीं हुआ, ठीक है। उनसे नहीं हुआ तो मैंने कहा जब आप नहीं सक रहे हैं तो मेरा खाली काला कोट पहनने से तो हो नहीं जाएगा। जब साक्षात भैरव और शनि नहीं करवा पा रहे हैं आईएएस, तो मैंने वो रास्ता छोड़ दिया। फिर मैंने एक आईपीएस की हुई लड़की से शादी कर ली, ये भी एक रास्ता है, ठीक है। अब वो नौकरी में भुगत रही है। उसको लगा था कि ये हो गया, इसका मतलब फिर तो विष्णु जी से बात करेंगे, फिर तो ब्रह्मदेव, फिर तो धरती के आदमी से मिलना नहीं है। अब वो मुझे समझाती है कि तुम्हारी राइटिंग अगर और चल जाए तो मैं नौकरी छोड़ दूं। तब मैं शनि देव को जाके फिर मैंने प्रणाम किया, सरसों तेल चढ़ा के, कि बाबा आप काम तो सही कर रहे थे, हमको समझ नहीं आ रहा था। कई बार ईश्वर ये संकेत देता है, आप उसको समझ नहीं पाते, है ना। तो मैं उसी तरह से वहाँ तैयारी करने गया था और फिर मुझे लगा, तब तक मैं, आप जो लोग थोड़ी बहुत भी सिविल सर्विसेज के बारे में जानते हो, एक सिलेबस का चेंजेस आया 2010 में, और एक सीसेट नाम का पेपर आया जिसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चंस, पैसेज दिए जाने लगे, कम्युनिकेशन स्किल्स के क्वेश्चंस। मतलब वो भाई, अब जो मैं रानी सोनावती कुमारी उच्च विद्यालय से पढ़ के आया था,
अब हमारे यहाँ से वहीं से आईएएस बनते थे। अचानक से हमें लगा ये कौन सा पेपर दे दिया। जब मैं पहली बार 2011 में उस पेपर में बैठा तो पहले वाले के क्वेश्चन पेपर में 80 प्रश्न था। वो पलट के मुझसे पूछता, भाई आपके वाले में भी 80 पूछा है कि 90 है कि 95 है। हमें आइडिया नहीं था। उस पेपर ने हिंदी मीडियम को भारत में, हिंदी मीडियम को, तमिल मीडियम को, तेलुगु मीडियम को, यहाँ तक कि अरबी में लिखने वालों को, बांग्ला में लिखने वालों को, असामीज में लिखने वालों को, मतलब जो भी 7वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं उन सब के विद्यार्थियों के लिए उन्होंने बाधा बना दी और वो प्रीलिम्स नहीं करने लगे। उस पेपर के खिलाफ मैं अनशन पर बैठा मुखर्जी नगर में 9 दिनों तक। इस देश के 200 सांसद हमारे मंचों पर आए, भाषण देते थे, इन बच्चों के साथ न्याय करेंगे हम लोग, यहाँ आए हैं, फोटो खिंचाए, अब जा रहे हैं संसद, इन लोग के पक्ष में बोलेंगे। और वो लड़ाई 1 साल लड़ते लड़ते फिर आखिर हम लोग जीते और सीसेट को क्वालिफाइंग कराया। अब वो स्कोर में नहीं जुटता है और जनरल पेपर से हमारा प्रीलिम्स होता है। खैर, उसी दौरान मुझे लगा कि ये जो 8x10 का कमरा है, यही संघर्ष आईएएस की तैयारी करने वाला कर रहा है, यही संघर्ष आप मुंबई में कर रहे हैं अगर हीरो हीरोइन आप फिल्म में काम करने के आए हैं। संघर्ष का तापमान वही है। मैं भले वहां किताब लेके संघर्ष कर रहा हूं, आप स्क्रिप्ट लेके कर रहे होंगे, यहाँ आप अपना हुनर लेके कर रहे होंगे। तो मुझे लगा कि इस वर्ग की कहानी लिखनी चाहिए। अब सबने कहा कि लेखक तो भारत में रोज पैदा हो रहे हैं, हर दिन किताबें छप रही है, आपको कौन पढ़ेगा। तो मेरे साथ एक बैकग्राउंड था कि मैं आंदोलन किया था, लाठी खाया था, प्रधानमंत्री की गाड़ी के सामने आया था। तो सहानुभूति में मुझे लगा 500 कॉपी तो कोई भी खरीद लेगा भाई, कोई भी खरीद लेगा। ये तो वही है जो माल लात खाया है, बहुत खाया है ये। इसको कितना का दाम है बाबू तुम्हारे किताब का? 125 रुपया, और अभी छूट पे मिल रहा है, पहला संस्करण है 90 रुपया में, तो 90 रुपया दे दिया। उन 500 किताबों से यात्रा शुरू की। आज डार्क हॉर्स 1 मिलियन से ज़्यादा सोल्ड है। और वो और उसमें एक बात मैं जोड़ दूं कि जैसे हम लोग एक चीज़ से जो डे टू डे स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लोगों ने बहुत सड़क पे फुटपाथ पे जो किताबें बिकती थी, हर महीने जो ट्रेडिशनल साइट्स हैं जो भी डिलीवर करती हैं, और चूँकि साइट्स का नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो फिर बाद में आईएफपी पे केस कर देंगे, तो वो जो भी डिलीवर करते हैं ऑनलाइन, इतना चूँकि मार्केटिंग में मैंने गलती से काम किया है तो मुझे पता है हट जाएगा वीडियो से, तो वो जो ऑनलाइन डिलीवर करते हैं, जो सड़क पे पायरेटेड जो बेचते हैं, जितनी ऑनलाइन ऑथेंटिक कॉपीज़ आज की डेट में बिक रही हैं उसकी कम से कम 3 से 4 गुना। मतलब अगर हम लोग रॉयल्टी का हिसाब जब लगाने बैठते हैं तो इसलिए दिमाग गर्म हो जाता है कि जितना आप एक्चुअल बेच रहे हैं, जो ऑथेंटिक कॉपीज़ है, उसकी 3 गुना आपकी वो रॉयल्टी है जो ना पब्लिशर आपका कमा पा रहा है, ना एज अ राइटर आपको मिल रहा है। मतलब 3 टाइम्स वो नंबर वैसा है। और वो संभव है। जैसे ट्रेडिशनली हम लोग को लगता है कि अब हिंदी कौन पढ़ता है, अब कौन है, लेकिन दिक्कत क्या है, जो और अच्छी बात भी यही है कि अभी भी चूँकि हम लोग जिस जगह बैठे हैं, और मैं गलती से मैं वो एक आदर्श बालक का पोस्टर आता है ना, 2 रुपए का मिलता था हम लोग जब बड़े हो रहे थे, कि आदर्श बालक कौन होता है, सुबह 4 बजे उठता है, 6 बजे तक पढ़ता है, फिर 7 बजे स्कूल जाता है, स्कूल में जो लड़कियां होती हैं उनको अपनी बहन मानता है और बोलता भी है, और फिर आता है, फिर पढ़ता है, खेलता है। तो मेरी तो ज़िंदगी 26-27 साल तक वो आदर्श बालक की थी, 2 रुपए के पोस्टर के जैसी। फिर एक दिन मैंने फाड़ दिया उसको MBA करके, और यहीं पे मैं नौकरी भी करता था, और एक चैनल के हेड टकरा गए, उन्होंने कोई वीडियो देख लिया, वो वीडियो जिसकी वजह से मेरी लाइफ पलटी, वो वीडियो ये था, इट्स ओके नॉट टू स्पीक इन इंग्लिश। एक TEDx टॉक मैंने दिया था, वो यहाँ चैनल के हेड ने देखा, उन्होंने कहा कि तुम टीवी देखते हो? तो मैंने कहा नहीं। कहते बहुत बढ़िया, आ जाओ, हम लोग भी नहीं देखते। तो तो मैं फिर शो बनाने लगा। लेकिन उस शो बनाने में हुआ क्या, और आप में से बहुत सारे लोग, कितने लोग यहाँ पे कभी पिच किया है आपने किसी चैनल को, OTT को? कोई है यहाँ पे, है ना? या कभी आपकी तमन्ना हो या आपके दोस्तों ने किया होगा मे बी। तो जब आप जाएंगे, सामने कोई व्यक्ति बैठा होगा, पहला गेट बन के आएगा, 4-6 लोगों के साथ मीटिंग में MOM बनाएगा, और वो आपसे कहानी सेलेक्ट या रिजेक्ट करेगा। मैं वही काम करता था वहाँ सामने बैठ के, और मैं सही बता रहा हूँ, मुझे कभी ये कॉन्फिडेंस नहीं था निरुत्पल कि मैं नौकरी छोड़ पाऊँगा कभी, है ना? और वो भी हाई फाई नौकरियाँ जो कर रहा था मैं गलती से। मुझे जब सामने मैंने देखा कि ये लोग ये 10 शो लिख चुके हैं, और ये प्रोड्यूसर हैं, ये राइटर हैं, ये आ रहे हैं मुझे सुनाने, मेरे को सही में तब पहली बार ये विश्वास आया कि जब इनका लाइफ में कुछ हो गया तो मेरा भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। और ये विश्वास के साथ हम लोग आए, और उसी प्रोसेस में कई सारी चीज़ें घटी, नहीं घटी, कुछ सारी चीज़ें सही पड़ी, गलत पड़ी। लेकिन एक चीज़ जो हम लोगों ने, जब नीलोत्पल की भी पहली किताब आई और जब ये सब सिलसिला हुआ, तो हमें लगा जो हमारे अंदर बेचैनी है उसको एक नाम देने की ज़रूरत है।
है ना। और वो बेचैनी ये थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किताब पढ़वा पाएँ, और इसीलिए एज अ करियर ऑप्शन वो हमारे लिए हुआ। क्योंकि आप देखिए ना, रॉयल्टी की सबसे सुंदर बात क्या है कि आपको उसके लिए रोज़ कुछ नहीं करना है। जैसे रिटायरमेंट की तरीके से है ना वो तो पैसा, कि आप बैठे हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको पहाड़ों में बैठ के कॉफ़ी भी नहीं पीनी है, ब्लैक कॉफ़ी, वो शो ऑफ भी नहीं करना कि आप राइटर हैं, है ना। जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसे बहुत सारे हर ज़माने में रहे, हमारे टाइम में भी है। लेकिन वो एक करियर ऑप्शन की तरह खुल गया हमारे लिए, जिस भी वजह से, क्योंकि हमारा सच जो था वो भारत का सच था। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस समय इंडिया में हैं, जिस हिस्से में हम जिस देश के बैठे हैं, और उसके जैसे ही आप जैसे ना यहाँ से ट्रेन छोड़ती है ना, जब ये मुंबई, या जब फ्लाइट छोड़ती है बॉम्बे को, जैसे हवा में उठती है ना, तो हम लोग की भाषा है ना वही नीचे गिर के रह जाती है कई बार, जब फ्लाइट में ऐसा होता है। और जब ट्रेन छोड़ती है तो जैसे ही आप 40 किलोमीटर आगे जाइए फिर भारत शुरू हो जाता है। तो चूंकि हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो जनता ने हमारे सच को अपने सच की तरह माना और नई वाली हिंदी को जगह दी। उसके बाद बहुत बवाल भी हुआ, बहुत लड़ाइयाँ भी हुई, पुरानी वाली हिंदी भी है क्या, लेकिन नई वाली हिंदी एक्चुअली उस लड़के की जो 18 साल का 20 साल का एक लड़की है, जो बलिया में है, जो देवरिया में है, जो भोपाल में है, उनका सच कौन लिखता। दिक्कत क्या है फिल्म राइटिंग या OTT या जो पूरा नया स्पेस है, जो कि मैं तो दूसरी साइड रहा हूँ ना, मैं तो रिजेक्ट और सेलेक्ट करता था। असल में एक राही साहब बहुत बड़े राइटर हुए, मिली लिखी उन्होंने, गोलमाल लिखी, महाभारत के डायलॉग लिखे, जो मैं समय हूँ उनका कॉइन किया हुआ था। उनका एक ऐसे है, उस ऐसे में एक बात थी कि मुंबई में कहानी नहीं बिकती, हीरो की हाँ बिकती है। और ये तब भी सच था, ये अभी भी सच है। हम किसी के लिए लिखें वर्सेस है कि हम पहले अपने को आपको कन्विंस कर लेना। हमारी लड़ाई क्या है, किसी भी राइटर का फ्रस्ट्रेशन क्या है कि उसको कोई भी सेलेक्ट रिजेक्ट कर देता है, उसका पार्टनर भी तलवार लेके खड़ा है, भाई सर पहली टाइम मज़ा नहीं आया सामने आप जब सुनाते हो किसी प्रोड्यूसर को या किसी एक्टर को, वो भी बोलता है नहीं नहीं ब्रो, उसने क्योंकि पिछले वीकेंड ब्रेकिंग बैड देख लिया है। अब ब्रेकिंग बैड का बजट अलग है, ब्रेकिंग बैड की दुनिया अलग है, और आपको हमें जाके कन्विंस करना पड़ता है। तो खैर ये जो हम लोगों ने की लड़ाई, तो निलोत्पल अब जैसे जो यहाँ पे लोग हैं, आपको उनको ये बात बतानी हो, ये बोलना, ऑब्वियसली हम सवाल लेंगे ही, तो आप कैसे इनको वेलकम करते हो, या आप इनके लिए कोई सजेशन आप देना चाहें। आप लोगों जो से भी बोलना कितने लोग हिंदी पढ़ते हैं? हाँ ठीक है, मुझे लगा कि मैं अंधेरे कमरे में कहाँ घुस गया हूँ। मैं बोल रहा हूँ, बाद में आप लोग अनुवाद तो नहीं करेंगे उसका ट्रांसलेशन, ठीक है। एक बार मैंने एक कार्यक्रम में पूछ दिया था कि आप में से कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो इसमें आयोजक बुरा मान गया। उसने मुझसे कहा आपको आज के समय में ये सब पूछना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग तो होते ही है ना पढ़े लिखे, आप उनसे बात कर लो ना। मतलब ये खतरा है, जबकि मैं विश्वविद्यालय के पास प्रोग्राम कर रहा था। तो खतरा क्या है कि आप हिंदी पढ़ते हैं, जैसे आप हिंदी पढ़ रहे हैं जिस उम्र में, मैं हिंदी की बात इसलिए कर रहा हूँ, ये हर मराठी के साथ भी होगा, ये तेलुगु के साथ भी होगा, तमिल के साथ भी होगा, कि उसके जो पुराने लोग हैं वो आपको ये बताएंगे कि तुम्हारी उम्र जितनी कम है, तुम अभी इस भाषा को समझ नहीं पाए हो, तुम हल्का लिख रहे हो, तुम अपनी बातों को उस तरह से नहीं रख पा रहे हो जिस तरह से प्रेमचंद रखा करते थे, और कुछ कुछ मैं रख रहा हूं। अपने बारे में फिर बताएंगे। पहले प्रेमचंद को लेंगे, फिर तुरंत कुर्सी लगाएंगे अपना बगल में और आपको दरी में बिठा देंगे। अब उनको कौन समझाए कि जिस वक्त प्रेमचंद लिख रहे थे उनसे भी ये बात किसी ने कही थी कि ये प्रेम, इधर आओ बाबू बेटा, ये हल्का लेखन है। क्योंकि उसके पहले क्या लिखा जा रहा था भाई, उसके उनके आगे तो उदाहरण था कि बाबा तुलसीदास लिख रहे थे अवधि में। अब बाबा तुलसीदास के सामने फिर प्रेमचंद को लिखना है, कौन हो रही है, धनिया है, गोबर है, किताब का नाम गोदान, किताब का नाम जो है कि निर्मला, किताब का नाम कफन। ये कैसी बात है? नमक का दरोगा, कहानी पूस की रात, एक कुत्ता है जो लेकर सोया है गर्माहट के लिए, ये कैसी कहानी है ना। मैं यही कह रहा हूं कि हर समय का लेखन जो है वो उस समय का व्यक्ति करता है, और आज का लेखन आप ही कर सकते हो, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता है। आपको कोई मार्गदर्शन दे सकता है, ये आप मानो। 40 साल बाद आपसे सब कहेंगे, रेफरेंस लेंगे कि उस समय का लेखन इन्हीं लोगों ने किया था, उनके रेफरेंस के बिना हम उस समय को नहीं पकड़ सकते, नहीं पहचान सकते। तो हमें सबसे पहले आत्मविश्वास लाना होगा कि इस समय का लेखन हमारे हाथ से होगा, हम ही कर सकते हैं।
मैं कई फिल्मों में, मुझे लोग कहते हैं कि अच्छा, मुझे एक बार एक डायरेक्टर मिले तो मैं ऐसे अपराध पे बात होने लगी कि बिहार के क्राइम पर, तो उन्होंने कहा बिहार के क्राइम पर फलना चिलना, बहुत फिल्में बन गई, बहुत कहानी आ गई। हम कहे आप कहाँ तक गए देखने वहाँ का क्राइम? कहा गया अरे बहुत खराब है। खराब नहीं, मैं आपको पूर्वांचल के अपराध का लालित्य दिखा सकता हूँ, ब्यूटी। अब ब्यूटी कैसे आप देखेंगे? मैंने कहा आप कोई अपहरण का सीन, आपका ऑब्जर्वेशन देखो, मैं वहां रहता हूं तो मेरा ऑब्जर्वेशन, मैं वहां का राइटर हूं, मैं आज के समय में लिख रहा हूं। और जो लोग 40 साल पहले का बिहार सोच के लिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश लिख रहे हैं, मार हर बात में गाली दे रहा, हर बात में गाली दे रहा, नहीं भाई, वहां अपराधी गाली नहीं देता है, वो भी शरीफ है, उसका भी बाल बच्चा है, वो भी सोचता है हमारा बाल बच्चा डीपीएस में पढ़े, जीडी गोयनका में पढ़े, हम घर में गाली गलौज का माहौल नहीं रखेंगे। ऐसे बात बात में गाली देके थोड़ी हम ताली बजवा लेंगे। हमारे यहाँ अपहरण कैसे अब होने लगा है, बहुत, उसका ब्यूटी देखिए। आप पान खा रहे हैं डॉक्टर साहब, अब पान खा के अचानक एक स्कूटर आया, उसमें बैठ गए। पान बाबा बोला कहाँ जा रहे हैं डॉक्टर साहब? कहा वो किडनैपिंग हो गया है, जा रहे हैं। कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई कट्टा नहीं, कोई मारुति बहन झटका से मार रहा है, गर्दन पर हाथ दिया हुआ है, 25 आदमी चिल्ला रहा है, नहीं 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 नहीं। उसको फोन पे कह दिया कि डॉक्टर साहब 10:30 बजे आपका किडनैपिंग है, सेशन आपका 12 बजे से शुरू होना है, कहाँ रहिएगा? तो कह रहा पान दुकान पे। कहा वहीं बैठ जाइएगा, इतना नंबर का मोटरसाइकिल आएगा। 0 बजट हो गया अपहरण, काहे गोली चले, काहे पुलिस, 0 बजट। अभी नहीं आया फिल्मों में 0 बजट अपहरण। ऐसे ही मेरे गांव में इस बार एक, चूंकि मैं एक तेरही में गया मैं, तो तेरही में क्या होता है, जब तक अगर कोई बूढ़ा आदमी मरा है तो तेरही तक हंसी मजाक होने लगता है, ऐसा नहीं रहता कि सीरियस रहे मामला। हम लोग चूंकि चेहरा ओढ़ के जाते हैं कि बड़ा सीरियस होगा, वहाँ हंसी मजाक चल रहा होता है, चूंकि कितना शोक मनाएगा आदमी किसी का, दुनिया किसी के लिए रुकती तो है नहीं। तो मैं तेरही में पहुंचा तो एक आया मेरे गाँव में कि अरे भैया आप बॉम्बे में रहते हैं, कुछ काम हो तो बताइएगा। तो मैंने भी आउट ऑफ कर्टसी जैसे पूछ लिया, अब चूंकि बैठे हैं वो पूजा होना है, मैंने कहा कि क्या करते हो? कहते भैया मर्डर करते हैं। तो कि 10,000 में कर देंगे भैया। तो दूसरा एक और आया उसके साथ, कह रहे भैया ज़्यादा बोल रहा है, 15,000 में 2 कर देंगे। तो ये खैर मतलब जो असली भारत है वहाँ पे बहुत कुछ हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है। और ये बात सही है नीलोत्पल की, जो कि जब मैं भी कहानी सुनता था तो यहाँ पे, तो जैसे हम लोगों के ना यादों में एक गाँव है और उस गांव में सब लोग अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं अच्छे भी हैं। अब जैसे बहुत भावुक इमोशनल लोग होते हैं। पिछले साल जब चंद्रयान अपने टारगेट पे नहीं लगा था कुछ, तो मेरे गांव के एक गणित के टीचर ने बताया, बेटा जानते हो 2 किलोमीटर से बच गया। मैंने कहा चाचा इस तरह से नाप आप कैसे लिए? इतना तो चाचा से झगड़ा में खेत नहीं नापा जाता है इतना एक्यूरेसी के साथ। आप यार चंद्रयान और चांद की दूरी 2 किलोमीटर निकाल लिए। कहा 2 किलोमीटर से बच गया, अभागा सब था वैज्ञानिक। उसके बाद एक आदमी खैनी लगा के क्या कह रहा है कि जब इसरो से नहीं हो रहा है तो दूसरों को लगाइए। वो गुस्सा है वैज्ञानिकों पर, वो इतना गुस्सा है, इतना भावुक है कि वो ये भी बोल रहा है कि जब मोदी जी हैं ही तो वैज्ञानिक को इतना लबर लबर करने की क्या जरूरत है हर चीज में। मतलब इमोशनल भी वहां पर लोग हैं। ऐसे इमोशनल लोग कई बार कई अद्भुत दुनिया आपको दिखाते हैं, क्योंकि अंततः आपको समाज दिखाना है, आपको घटना नहीं दिखाना है। समाज शास्त्र आपको हल करके देना है। जैसे आप मैथ का हिसाब, मैथमेटिक्स हल करते हैं ना, एक लेखक उसी तरह से अपने सोसाइटी का हल निकाल के देता है। हम लेखन लिखते हैं तो हम कहते हैं कैरेक्टर क्या कर रहा है, कैरेक्टर का पहले डिजायर लिखते हैं कि आखिर ये पात्र चाहता क्या है, मेरे मस्तिष्क में इसका जन्म हुआ ही क्यों, ये क्यों पहले पूछना होता है। उसके बाद कैरेक्टर का कन्फ्लिक्ट शुरू होता है कि ये जब तक रगड़ घस नहीं करेगा, जब तक यही मेरा कैरेक्टर जो बोल रहा है कि इसरो नहीं दूसरों को भिड़ाओ, इसी सब कैरेक्टर का बेटा जो है इसरो में बैठ के चंद्रयान को अपने टारगेट पे भेजता है। यही है फिर कन्फ्लिक्ट। इसी कहानी इसी कन्फ्लिक्ट से निकलता है कि जिसका बाप इसरो की जगह दूसरों को ला रहा है, उसका बेटा चंद्रयान भेज रहा है चांद पे। और उसके बाद तब आप निकालते हैं कि कंक्लूजन क्या निकला, रिजल्ट क्या आया।
आखिर उसका परिणाम क्या निकला है। ये 3 स्टेज जो कहानियों की होती है, हम लोग अपने दिमाग में यही 3 चीज लेके चलते हैं कि कैरेक्टर का डिजायर क्या है, उसके संघर्ष, उसके कन्फ्लिक्ट क्या है, और उसके बाद वो अंत निकाल के क्या देता है। अगर आपके कहने से या आपके लिखने से या आपकी कहानी में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आप फिर टाइम बर्बाद कर रहे हैं। हम नहीं कहते हैं कनेक्ट नहीं किया, कनेक्ट करने के लिए हम लोग को पिन थोड़ी लगाना पड़ता है। और हर व्यक्ति को, आपने जो पहली बात कहा था कि वो आत्मविश्वास कि आप लिख सकते हैं। देखिए बॉस, अगर प्रेमचंद के समय में नोकिया आता पतला पिन वाला, तो गोदान में 15 जगह चार्जिंग लगाता हो रही। अगर उस वक्त भी कंप्यूटर होता तो कलकत्ता में गोबर उतरने के बाद जाता किसी साइबर कैफे में, कहता कि हमारा टिकट काटिए गाजीपुर का। चूंकि वो उस वक्त है नहीं, तो प्रेमचंद कहां से लाएंगे। आपके समय में है, तो आपके लेखन में अगर मोबाइल आएगा, पतला पिन आएगा, मोटिवेशन आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हल्का लिख रहे हैं। आपके समय में अंग्रेजी के शब्द आएंगे, क्योंकि वो हिंदी के साथ रूढ़ हो गए हैं। आप मराठी भी बोलोगे तो उतने अंग्रेजी आएगा, आप बांग्ला भी बोलोगे तो उतना अंग्रेजी आएगा। आप इसको नहीं निकाल सकते हो। अब आप चीनी और पानी अलग नहीं कर सकते हो शरबत से, ये उसकी कवायद है। लेकिन लिखने का जो एक सलीका है, हर भाषा का अपना व्याकरण है, उसका एक तरीका, एक सलीका, एक कायदा है। उसको तो आप पढ़ते लिखते फॉलो कर लेते हो। आप पढ़ते हैं तो आपको आ जाता है कि हमको उसको किस तरह से डील करना है। बाकी मोटिवेशन, मैं तो सिविल की तैयारी जब करता था, आप जब मुखर्जी नगर जाओगे, आप खूब फिल्में देख लो सिविल सर्विसेज पर, लेकिन फिर भी अब वो दुनिया अलग है। आप वहाँ 8x10 के कमरे में जाओगे, आप देखोगे कि कुकर अंदर है, हैंडल बाहर है। कुकर का मुंह अंदर है, पूंछ बाहर है, क्योंकि उसमें जगह नहीं है रहने का। मुखर्जी नगर में किसी को डेंगू नहीं होता है, कि मच्छर कमरा में घुसेगा कैसे। इतना किताब रखा हुआ है, बाकी मुंह खड़ा है कोना में। मतलब स्थिति ऐसा है कि एक लड़के को मैंने जून में देखा कि रजाई ओढ़ के सोया था। हम कह रहे जून के गर्मी में रजाई काहे ओढ़े हो। कह रहा है भैया रखेंगे कहाँ, ओढ़ लेते हैं। मतलब वेंटिलेटर पर भी पर्यावरण का किताब रखा हुआ है। और मोटिवेशन, मेरा एक दोस्त था, वो लाया, नया नया कमरा लेता है तो विवेकानंद जी का पोस्टर एकदम लगना ही लगना है। विवेकानंद जी, माँ काली, उसके बाद एक जो फेवरेट हीरो है, और कुछ मंत्र जो होता है, और एक भारत का संविधान। ये 5 पोस्टर हम लोग के कमरे में होता है। कोई चालीसा, भारत का संविधान, एक बढ़िया देवता जिससे हो सके यूपीएससी देख लेते हैं। किसी शंकर भगवान से हो जाता है, जैसे मैं बिहार झारखंड से हूँ तो हम लोग कहें बाबा बैद्यनाथ कर देंगे, तो उनका लगा दिया है। जिनका जहाँ है, जो काशी विश्वनाथ के हैं वहाँ करेंगे, है ना। तो ये सब रहता है। अब विवेकानंद का जो पोस्टर होता है, पता चला कि उसमें लिखा रहता है कि उठो, जागो, तब तक दौड़ो जब तक मंजिल ना मिले। 6 महीना इस विद्यार्थी को इतना सोए देख लेते हैं विवेकानंद की, वही जो जूता पैर का वो हाथ में नजर आता है उसी पोस्टर में। कहते हैं कब उठेगा रे, कब भागेगा रे। एक बार मैंने देखा कि वहाँ सिविल लाइन से एक जगह है, वहाँ पर एक मोटिवेशनल स्पीकर है विवेक बिंद्रा। मैंने अपने रूम पार्टनर को देखा कि उसका टिकट लेके जा रहा है मोटिवेशन क्लास लेने, तो मैंने उसको बिठाया। मैंने उसको खैनी खिला के ये बताया कि बेटा जब विवेकानंद से तुम नहीं मोटिवेट हो पाए तो विवेक बिंद्रा से हो जाओगे। कहने का मतलब है कि मोटिवेशन आपके अंदर से आना है दोस्त। इस देश में उतने चिंतित लोग नहीं बचे हैं जितना मोटिवेशनल स्पीकर है मार्केट में। अगर मेरी किताब भी बिकनी जिस दिन से बंद हुई, ये इसको बंद करेंगे और यहाँ एक टाई पहन लेंगे फट से, उसके बाद बैठ के नहीं बोलेंगे। आदमी और मोटिवेशनल स्पीकर में बस इतने अंतर है, आदमी बैठ के बोलता है, वो कूदता है यहाँ से वहां तक। वो लोग का समय के हिसाब से एक गीत सुन लेते हैं, फिर सवाल जवाब लेके। कितना समय बचा है बाबा? अपने पास है, इधर तो है गीत, एक उसका है रील वाला सुन लिया जाए, उसका सवाल जवाब ले लेंगे जिनका रहेगा, और फिर बाकी फिर अब ये लोग हम लोगों को जहाँ जहाँ भी ढूंढ पाएंगे। और देखिए मैंने तो गलती से मार्केटिंग की है एक टेलीकॉम कंपनी में, तो उस मार्केटिंग में मैंने 8 साल की नौकरी में एक ही चीज़ सीखी कि आपको ये बता पाऊँ कि जिस हॉल से आप बाहर निकलेंगे तो बाईं तरफ हम दोनों लोगों की किताब बिक रही है। तो हम लोग यहीं पे हैं, किसी को, आपको अपनी गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, फैमिली को, एक्स को, जिसको भी देना हो आप दे सकते हैं। मतलब आप लोग जांच के लिए, कई बार नहीं होता कि अच्छा संतरा चख लीजिए, खट्टा निकला तो नहीं लीजिएगा।
तो आप लोग इस तौर पे, मैं ये बात कहीं नहीं कहता हूँ, मैं मतलब अब दिल्ली में ये बात हम नहीं कहते हैं क्योंकि वहाँ लोग पढ़ते हैं हमें, ये बात हम राजस्थान में भी नहीं कहते हैं। मुंबई में इसलिए बात कहना चाह रहे हैं कि मुंबई इसकी विविधता इतनी है और यहाँ जीवन का अखाड़ा इतना बीहड़ है कि हम लोग भी देखना चाहते हैं कि इस बीहड़ में रहने वाले लोग अपनी उस दुनिया को हमारे किताब में महसूस कर पाते हैं कि नहीं, जहाँ से आप आए हैं। क्योंकि आप आए हैं, आप कहाँ आए? आप तो सिद्धि की जमीन छोड़ के प्रसिद्धि के लिए आए हैं। तो जो सिद्धि की जमीन थी उसका लेखन हम अपनी किताबों में लेके आते हैं। तो सिद्धि का लेखन प्रसिद्धि पर कितना असर डालता है, इसके लिए दिव्य प्रकाश दुबे जी ने आपसे जो विनम्र निवेदन किया है उसको गंभीरता से लीजिएगा और एकक भी ले लीजिएगा। एकक बतासा कोई दिक्कत नहीं है, इनका तो पूरा किताब रखा हुआ। क्या हुआ उद्घोषक जी? तो हम लोग Q&A कर लेते हैं, उसके बाद एक गीत के साथ ये खत्म एक करेंगे। लास्ट बात, हाँ। भाई के लिए बोल के तब हम हैं? इनके लिए बोल के, हमारे जो एंकर हैं, अच्छा, हाँ। एक तो इतना खूबसूरत एंकर है, स्मार्ट है। दुनिया का सबसे सकारात्मक आदमी एंकर होता है, सूत्रधार। इससे पॉजिटिव कोई नहीं है। ये जो हम लोग का परिचय थे, हम लोग लजा गए अंदर उधर, एक दूसरे को मारे क्यों नहीं गए यार, ये गजब है ना। अच्छा, मेरे को इन लोग का काम होता है, अगर हम लोग तो दोनों आदमी हैं मोटा मोटी, अगर इनको बोल दिया जाए बॉस तुम्हें ना नाग सांप को बुलाना है, उसको भी सिद्ध से बोलेगा एक बार जोरदार तालियां बजाइए, मैं चमकते चमड़ी के स्वामी। और अपने मुंह के एकदम बिल्कुल अग्रभाग में विष का थैला लेकर झूमने वाले, जो अपने डांस से ही हाथी का पसीना छुड़ा दें, मैं ऐसे नागराज को आवाज देता हूं कि मंच पे आए और डसे। और नागराज झूमते हुए आएगा और ये आदमी ताली बजवा लेगा आपसे। ये होता है एंकर, जिंदाबाद। सवाल जवाब कर लेते हैं, उसके बाद एक गीत सुनेंगे नीलोत्पल से और हम लोग आप दे दीजिए। और आपको जिसको भी ठीक लगे, जो भी ग्राउंड में है, जहाँ पे इधर बीच से 2 हाथ हैं वहाँ पे आप प्लीज, लेडीज फर्स्ट, आप प्लीज आ जाइए। आइए, है माइक मिल गया आपको? माइक ले लीजिए, जो कि आजकल रील कटती है ना हर चीज़ की, तो आपका रह जाएगा फिर। एक्चुअली आजकल इतना प्रेशर हो गया ना, जो लोग इंटरव्यू पॉडकास्ट में ले रहे हैं उन लोगों पे भी इतना प्रेशर है कि जब वो ऐसे करके देखता है, वो पॉडकास्टर जो सवाल पूछ रहा होता है नीचे नीचे बैठ जाता है कुर्सी के। अब गेस्ट 90 सेकंड से ज़्यादा बोल देता, बोलता क्यों ज़्यादा बोल रहे हो, इसमें तो रील कट जाएगी। तो इस तरीके से चल रहा है ना आजकल। आ जाइए। हाय दुबे जी, मेरा सवाल आपसे है। मैंने जो पहली हिंदी किताब पूरी दिल एकदम शिद्दत से पढ़ी थी, वो आपकी थी शर्तें लागू, और उसमें काफ़ी छोटे छोटे पीसेस हैं जो आपने लिखे हैं। तो मुझे एक पूछना था कि उसमें एक स्टोरी है मंकी मैन करके, अगर हाँ, तो वो उसके पीछे का मतलब आपका इंस्पिरेशन क्या था, वो पूरी बुक के पीछे का, क्योंकि वो काफ़ी रिलेटेबल है बेसिकली। मतलब अगर छोटे छोटे मोमेंट्स है, स्पेशली मंकी मैन तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो वो जो पूरी बुक थी उसके पीछे की मतलब आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? देखिए, मैं आपको ना इसके बहुत झूठे जवाब दिए जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सच बता देता हूँ। मैं लखनऊ में करता था नौकरी, ठीक है, आप प्लीज़ बैठ जाइए, है ना। और वहाँ पे मेरे जो बॉस के बॉस थे वो हो गए चेंज। और जब नया बॉस कोई आता है, जैसे नई सरकार भी आती है ना, तो उसको हमेशा ये एक ही बात बोलती है, देखिए कांस्टेंट है वो, कि हमसे पहले वाले कुछ नहीं कर रहे थे, है ना, 60-70 साल में कुछ नहीं हुआ है ना। तो मोटा मोटा ये रहता। जब नए बॉस आए तो उन्होंने कहा बेटा तुम क्या करते हो दिन भर? तो हम लोग का क्या था, घर में नौकरी कर रहे हैं, कब मोजा धुल के अलमारी में आ जाता था पता नहीं चलता था। जाते थे, लैपटॉप ऑन करते थे, लैपटॉप जब तक गर्म होता था तब तक हम चाय पीने चले जाते थे, है ना। जब लैपटॉप फिर आए, फिर किया, वो मेरे से हिसाब मांगने लगे कि तुम 10 बजे से आते हो, 7 बजे तक क्या करते हो। और चूँकि बॉस जो थे उनको 6 बजे जिम जाना रहता था, तो हम लोग को पूरी टीम को काम दे के चले जाते थे। तो मेरा जो सेंस ऑफ बीइंग है कि हम इस धरती पे क्यों हैं, जैसे हम लोग ईस्टर्न यूपी से मैं आता हूँ, वहाँ पे एक सवाल बार बार आपको इस सवाल से जूझना पड़ता है। और हम लोग को घर में कहानी भी सुनाई जाती है कि आदमी 2 बार पैदा होता है। एक दिन जिस दिन आदमी अपना केक काटता है, पार्टी देता है, और दूसरे दिन उस दिन आदमी पैदा होता है जिस दिन वो ये जान जाता है कि वो पैदा क्यों हुआ है। 2 बार होता है ना हम लोग का जन्म। तो उन्होंने मेरा सेंस ऑफ बीइंग छीन लिया। तो मैंने फिर इस गुस्से में हर वीकेंड पे मैं कहानी लिखता, और सोमवार को ऐसे ही 5 दोस्तों को बैठा के 14 हफ्ते तक मैंने ऐसे ही कहानियाँ सुनाई। एक हफ्ता स्किप हुआ तो मेरे दोस्तों ने कहा अरे भाई इस हफ्ते कहानी नहीं सुनाई तुमने। तो अगर आप देखेंगे उन सारी कहानियों को बैक ट्रैक करेंगे सब टेक्स्ट में जाके उसके, जो मुझे बाद में समझ में आया कि ये हो रहा था, तो मैंने उस सोसाइटी के, जिस मोहल्ले का मैं हूँ लखनऊ के, उनके सारे फेलियर्स की कहानी लिखी। उसमें अगर आप देखेंगे तो कैरेक्टर कौन है, एक जुम्मन मियाँ है जो बाल काटते हैं, उनके आगे आज तक फेल है। उनको पता है शर्मा जी का अफेयर कहाँ है, शर्मा जी के बच्चे का अफेयर कहाँ है,
है ना। उसी के अगर आप देखेंगे मंकी मैन बहुत ही इमोशनल उसमें एक चीज़ थी। बचपन में जब दूरदर्शन पे लापता आता था ना, लापता केंद्र, तो लापता केंद्र में क्या होता था ना, मैं सोचता था ये लोग कौन है जो गायब हो जाते हैं, ये कौन लोग हैं, इनकी क्या कहानी होती होगी। और जब तक उनका पता नोट करो, दरियागंज 0010001, इतने में वो आगे बढ़ जाता था। और मैं रोज़ सोचता था 12 साल का लड़का कैसे गायब हो सकता है, ये 55 साल का आदमी कैसे गायब हो सकता है, 40 साल की औरत कैसे गायब हो सकती है। बट बाद में मुझे ये समझ में आया कि हम लोग अपने घर में रहते हुए धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, इसलिए वो कहानी लिखी गई थी। बट बहुत अच्छी बात है आपने किताब पढ़ी, और वो पहली किताब थी। आखिरी किताब यार पापा है, बीच में कई सारी हैं लेकिन बाहर मिल जाएंगी। जी आप इधर ये मैम को दे दिए, इसके बाद सर आप पे आता हूँ मैं। हाँ अच्छा उधर चलिए। हाँ जी, चलिए आप आ जाइए सर, कोई बात नहीं, मैं लेता हूँ मैम सवाल, एक बार इनका ले लें, फिर लेते हैं, फिर आपका आता है। सबसे पहले तो नीलोत्पाल जी, आपको सुन के लगा कि सुदर्शन को सुन रहा हूँ, सुदर्शन जी को सुन रहा हूँ, और हरिशंकर परसाई जी को सुन रहा हूँ। मैं आई वर्क इन एडवर्टाइजिंग, मैं विज्ञापन में काम करता हूँ, एंड आई एम ए कॉपी राइटर, सो करेंटली वर्किंग एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर। तो मुझे हमेशा ये लगा, मैं कभी भी टीयर जैकिंग स्क्रिप्ट जो है मेरी फोटे नहीं रही कभी, मतलब रुलाने वाली जो होती है, हमेशा उसमें संघर्ष किया मैंने। बट जहाँ तक ह्यूमर का सवाल है, और शायद इसलिए भी क्योंकि हमेशा उस तरह के लेखक मुझे पसंद आए, सो मैं आपसे एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि अगर स्क्रिप्ट्स में मुझे ऐसा कुछ करना है कि जिन्हें मैं रुला सकूँ, तो क्या करना चाहिए या कैसे करूँ ये? एक बात, हालांकि आपका प्रश्न बहुत गूढ़ है और गहन है, इसका उत्तर बहुत कायदे से देना चाहिए, लेकिन मैं एक लाइन में इसको बताता हूँ क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। जिनको भी ये लगता है कि हमारा लेखन कलेजा निकाल के रुला देगा, आप ये महसूस कीजिएगा कि उसकी शुरुआत जो है वो हंसी के साथ होती है। अगर आप किसी को धूप दिखा नहीं रहे हैं, बहुत कड़ी धूप नहीं दिखा रहे हैं, तो उसको छांव के शीतलता का अनुभव ही नहीं होगा। तो हमेशा लेखन क्या करता है, वो अचानक आरोह से शुरू होता है और सारेगामा पा धीना, और फिर जब वो आरोह से अवरोह की तरफ तो फिर आपको लगता है कि हाँ इसने कलेजा निकाल दिया। सीधे आप सीधे यूँ सोचते हैं कि ये मैं इमोशनल सीन लिख रहा हूँ, तो ये एक जबरदस्ती का इम्पोज करना है कहानी पर, अपनी लठैती है ये कि मैं राजा हूँ कहानी का, तो मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। ये सारे पात्र मेरे पैदा किए हुए हैं, ये मेरे लाठी के इशारे पर चलेंगे, मैं कलम से इशारा करूँगा और चलने लगेंगे, नहीं है। हमेशा एक अच्छा इमोशनल सीन जो है वो ह्यूमर और हंसी के रास्ते आता है सर। उसके बाद उस कंट्रास्ट से वो जो बात निकलती है वो कलेजा निकाल के रख देती है, तो वो प्रयास आप कीजिएगा। इनको मैम को दे दीजिए इधर माइक यहाँ पे। हाँ जी नमस्कार, माय नेम इज़ नंदिता। और अनफॉर्चुनेटली आपने एक बात बोली कि जो आप कोई भी भाषा बोलेंगे तो उसमें थोड़ी सी हिंदी आ जाएगी, बट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के बाद मेरे को ये लगता है कि इंग्लिश के बीच में थोड़ी सी हिंदी आ जाती है। सॉरी टू से, इनमें हिंदी बोला कि इंग्लिश आ जाएगी, मैं ये बोल रहा था। अच्छा, तो अभी मेरे साथ ये हुआ कि मैं आपके इस प्रोग्राम के लिए रुकने नहीं वाली थी, जी। बाय डिफॉल्ट रुक गई। जो आपने पहले शुरू में बोला, मैं डिफॉल्ट रुक गई, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं रुकी हूँ। अरे बहुत कुछ मेरे को सुनने को मिला और समझने को मिला। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर पीछे उनको सर को दे दीजिए आप उधर, उसके बाद इधर आता हूँ मैं। एक तो ये ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं कुछ लोग रह जाएंगे तो हम लोग जब किताब यहाँ पे साइन कर रहे होंगे तो भी आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन अगर कोई रह जाए तो मतलब। नमस्कार नीलोत्पाल जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे मान लीजिए दो अलग अलग प्रकार के लेखक हैं। एक है जो बहुत सारी किताबें पढ़ता है पर वो सेल्फ डाउट में कि इसने ऐसा लिखा उसने वैसा लिखा तो मैं इससे बेहतर लिखूं कि क्या लिखूं, और जो दूसरा लेखक है वो कोई किताब नहीं पढ़ता लेकिन दुनिया घूमता है और अलग अलग लोगों को देखता समझता उनसे बात करता है। तो आपके हिसाब से कौन सा लेखक एक बेहतर रास्ते पे जा सकता है, मतलब कौन सा लेखक एक बेहतर किताब लिख सकता है अगर उन दोनों में ऐसी बात होती है? इसको एक दो पंक्तियों में बताता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर इन दोनों अंतर से अलग है। कोई भी लेखक जो होगा बॉस, उसके लिए पढ़ना जरूरी है। पढ़ना क्यों जरूरी है? सारा ऑब्जर्वेशन है। पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपके दिमाग में सोचने को ईंधन नहीं मिलेगा। उसको ईंधन चाहिए। लेकिन जरूरी ये नहीं है कि आप उपन्यास पढ़ के उपन्यास लिखें। दुनिया का कोई भी व्यक्ति होटल ताज का पनीर खा के पनीर बनाना नहीं सीखेगा। उसको पढ़ना चाहिए रॉ मटेरियल,
उसको रेसिपी पढ़ना होगा। इसलिए लिखने वालों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि नॉन फिक्शन पढ़ा कीजिए, हिस्ट्री पढ़िए, अपने कल्चर को पढ़िए, फिलॉसफी पढ़िए, सोशियोलॉजी पढ़िए, फॉरेन पॉलिसी पढ़िए, इकोनॉमिक्स की किताबें पढ़िए। जब आप ये पढ़ेंगे तब आप नए रूपक गढ़ पाएंगे, जिसको आपने ऑब्जर्वेशन के तौर पे देखा था। जैसे मैं एक जो ऑब्जर्वेशन ले लूँ, डार्क हॉर्स में एक जगह है कि पिता जब अपने बेटे को आईएएस की तैयारी के लिए दिल्ली ट्रेन के साथ छोड़ने आया था तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो पीएसएल भी छोड़ने जा रहा है। उसके मस्तिष्क में डर और उत्साह दोनों एक साथ थे। अब ये रूपक मैंने कहाँ से लिया? मैं साइंस टेक पढ़ रहा था तो मुझे पता है कि जब वैज्ञानिक किसी पीएसएलवी को जब छोड़ते हैं तो दो तरह की बात होती है, ताली बजती है छोड़ते वक्त कि ये जाके कक्षा में लग जाएगा और हम पास हो जाएंगे, तो उत्साह भी है, जोश है, लेकिन एक डर है कि कहीं ये कक्षा में ना लगा तो, चंद्रयान चूक गया तो जो हम घर से भेजते हैं जिन बच्चों को यही इमोशन होता है, यार आईएएस बन जाएगा, और डर भी रहता है पता नहीं 5 साल बर्बाद हो गया। अब ये साइंस टेक्स्ट से आ गया। ऑब्जर्वेशन तो है कि जो मैंने गांव में देखा, इसलिए रेसिपी जरूर पढ़िए। किसी बड़े लेखक को पढ़ के आप बड़ा लेखक नहीं बन सकते हैं, रेसिपी पढ़िए। कच्चा माल बहुत जरूरी है। पहले कढ़ाई लिया, पनीर को काटा, प्याज दिया, भुना, मसाला मिलाया, तब जाके पनीर बनाने की प्रक्रिया आप समझ पाएंगे। खा के पनीर नहीं सीख सकते। तो एक अब सवाल, हम लोग अब बाहर हम लोग हैं यहाँ पे, एक्चुअली इनसे मैं चाहता हूँ कि सब लोग हैं यहाँ पे और ये बहुत अच्छा गीत भी सुनाते हैं, हम सुन लें और बाहर हम बाबा उसके बाद हम खत्म करते हैं गीत। तो एक मैं आप लोग को कविता सुना देता हूँ, कविता आज में के पैसे समय लेके सुनाता हूँ, इसके बाद हम लोग कसम ले से। लेंगे। लेकिन मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने हमें सुना है ऐसे दौर में जब जो किसी की नहीं सुन रहा है, जब कोई आपने बैठ के हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके। एक मैं गीत सुनाता हूं। एक मेरा गीत अब अपने से बोलना तो ठीक नहीं लगता है कि इंटरनेट पर वायरल है या ये सब है, बहुत ये फजियत वाला बात है, ये सब अश्लील बात है। लेकिन एक मेरा गीत है, मेरी कविता है, रील बनाने वाले लड़के। एक पीढ़ी है जो सेवाग्राम की है, एक पीढ़ी है जो इंस्टाग्राम की है ना। लेकिन जब हम अपने टाइम में स्कूल जाते तब इमोजी नहीं था, तब हम ईंट का टुकड़ा उठाते थे और दीवार पे दिल बना देते थे, वही हमारी जिंदगी थी। अब वो दिल किसका है, पुजवा का, नेहवा का, नहीं जानते थे, वो नगर निगम जाने, हम बना देते थे। वहां से मैं गीत शुरू करता हूँ, अपनी और दिव्य प्रकाश दुबे जी की यात्रा, और आज के बच्चों को कहता हूँ तुमने क्या मिस किया। मरे स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के, और चलती तीर को हंस के अपने दिल पर खाने वाले लड़के, और उड़ती तीर भी खुद पर लेके लड़ भिड़ जाने वाले लड़के। पर दिल टूटे तो बिस्तर पर ही अरे झील बनाने वाले लड़के, कि दिल टूटे तो बिस्तर पर ही अरे झील बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। एक शेर रट खुद को गालिब मीर बताने वाले लड़के, और बिन चावल बिन दूध बातों की खीर बनाने वाले लड़के, और पुलिया पे बैठे रांझा बनके हीर ना पाने वाले लड़के। लेकिन यही लड़के, जब आप में से कोई लोग जब जिम्मेदारियां संभाल लेंगे इसी कलम के भरोसे, कि जब हक में उठे तो कलमों को शमशीर बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। बहुत बहुत धन्यवाद मुंबई, बहुत बहुत धन्यवाद, जिंदाबाद, जय हो। Please make some noise for the both of them. Ladies and gentlemen, Nilotpal Mridal and Divya Prakash Dubey. मैं जोड़ता हूँ कांच बिखरे राहों में, आसमां रूठ